जी, तो हम बात कर रहे थे सारी। एक मिनट, सॉरी, ये थोड़ा सा जाहिर है कि बीच में कट डाउन हो गया, तो सारा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होता और ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसमें तो अभी हमने काफ़ी चीज़ें स्किप की हैं, लेकिन फिर भी चलें, जितना है उसके लिहाज से हम चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम जो हमने अच्छा, अब हम बात कर रहे थे जो हम कॉमन जो इस चीज की, अच्छा, वर्बल एप्रेक्सिया की बात करें। अब हमने चीजें इसमें फोनिक्स की, फोनिम और ये चीजें मुतासिर होती हैं, ठीक है। तो एक एक सेकंड बेटा, जी, ओके। अच्छा, ये जो अभी तक आपको जितनी बताया ना, ये सारे न्यूरोलॉजिकल हमारे डिसऑर्डर हैं, ठीक है। इसमें हमारी जो जितनी हमारी जो ब्रेन से रिलेटेड, मैंने आपको पहले भी बताया है कि सब चीज़ें हमारी जो है ना, ब्रेन, वो वो हम अगर हमारा साथ नहीं देता किसी भी चीज़ को करने में, मेरे ख्याल है ये लास्ट, हाँ, ये वर्बल वाला लास्ट है। उसके बाद ये कम्युनिकेशन एंड डिसार्थरिया। एक सेकेंड, जी, एक सेकेंड बेटा। जी, ये तो अभी हम वर्बल एप्रेक्सिया पढ़ रहे थे, तो इसमें हमने ये चीजें पढ़ी हैं कि ये जो सारी चीजें हैं ना, ये हमारे सारे कमांड को, जो हमारी सेंसेस की, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, सेंसेस के बगैर हम कुछ भी नहीं है। हमारी सेंसेस हमारा साथ दे रही हैं, तो हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। विदाउट सेंसेस वी आर नथिंग। तो विद द हेल्प ऑफ सेंसेस वी डू द थिंग्स, कि हम चीज़ों को, हम लैंग्वेज को पहचान रहे हैं, हम उन चीज़ों को हम उनकी एब्रीवेशंस आप कहते हैं, उनकी सही प्रोनाउंसिएशन कर पा रहे हैं, ठीक है। अब कॉमन मैनिफेस्टेशन क्या है अब वर्बल एप्रेक्सिया की, इसमें एक वही चीज़ आ जाती है, फोनेम डिस्टॉर्शंस हो जाती हैं, स्पीच रेट हमारी कम हो जाती है, एडजेसेंट सिलेबल, मैंने आपको ये सारी चीजें, ग्रुपिंग करेक्ट साउंड्स नहीं, डिफिकल्ट इनिशिएशन, यानी आपको शुरू में ख ख ख बताओ, आप जब बोल ही नहीं पा रहे होते हो, आपको वर्बल एप्रेक्सिया हो गया। आप स्टार्टिंग स्टटरिंग क्या, स्टैमरिंग कह रहे हैं, हकलाना, मतलब उस चीज को, आपको साउंड को बाकी आप सिलेबल बोलते हैं ना, जब आप साउंड, अब मैं बोल रही हूँ, अब एकदम में कंफ्यूज हो जाते हैं बाज का। हम देखिए, वो नॉर्मल चीज है, अब ये ना समझे आपको डिसऑर्डर है। आप स्टेज पे जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, आप थोड़ा सा हकलाएंगे, इट्स नॉट अ डिसऑर्डर। बट जब आप चीज आपके साथ एक बार बार हो रही है, और एक एज में आके एक प्रॉब्लम के साथ, थ, मतलब वो चीज तो आपको, वो प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी इनिशिएशन, जो स्पीच सीक्वेंस है वो खराब हो रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट कॉग्निटिव हमारा था सीसीडी, इसे कहते हैं कॉग्निटिव कम्युनिकेटिव कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, यानी कि हमारा पूरे का पूरा हमारा जो सिस्टम है, कॉग्निशन क्या होता है, व्हाट इज, जो हमारे ब्रेन का कॉग्निटिव सिस्टम होता है, वो हमारी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर से रिलेटेड होता है। एनी एस्पेक्ट्स जो होते हैं हमारे कम्युनिकेशन की डिफिकल्टीज में, वो डिस्ट्रप्शन करते हैं, जैसे अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, सोचने समझने की सलाहियत में हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। जब हमारी थिंकिंग एबिलिटी, देखें, हम चीज़ को परसीव करते हैं तो हम बोलते हैं, हम माइंड में एक आइडिया बनाते हैं, एक सामने चीज़ है, हम उसे परसीव करते हैं ना, हम अपने माइंड में एक आइडिया बनाते हैं, एक आइडिया बनाते हैं तो हम उसको राइट डाउन करते हैं, राइट डाउन करते हैं तो हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारा एक प्रोसेस है। वही चीज़ें हमारी सारी गड़बड़ हो रही हैं। वो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, हंसी इसको कहते हैं सीसीडी, यानी हमारी रीजनिंग और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अटेंशन के साथ, हमारे अटेंशन स्पैन के साथ, हमारी अटेंशन, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ, हमारी चीज़ें हल करने के साथ, और हमारी रीजनिंग के साथ, सॉर्ट आउट करने के साथ प्रॉब्लम हो रही है। अब सीसीडी की जो मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, हमें डिफिकल्टी होती है कंसंट्रेट करने में, बोलने में, कन्वर्स करने में, कन्वर्सेशंस जो हम आपस में जिस तरह कन्वर्स करें, टू टू वे कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद अटेंशन लेने में, हम कहीं पे भी जाएं, हमें फ्लीटिंग अटेंशन, फ्लीटिंग अटेंशन, बिल्कुल फ्लीट, बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब कोई अटेंशन नहीं, हम अटेंशन नहीं दे पाते।
हम किसी चीज़ को इन्फॉर्मेशन हम सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाते, हम किसी को अपने पार्टनर को कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ठीक है? हमें चीज़ों को रिकॉल करने में मुश्किल हो रहा है, उसको रिमेंबर, आपने देखा होगा बूढ़े लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। हमें चीज़ों के नाम नाम अभी से हमें नहीं याद रहते, तो हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको याद रहेंगे चीज़ों को। हम एम्बैरेस होते हैं, हमारे सोशल गैदरिंग हमारी ख़त्म हो जाती है। लोग कहते हैं हाँ मुझे याद आया, कई दफ़ा आप कहते हैं ना हाँ हाँ यार वो क्या नाम था बताना ज़रा, उस सड़क का क्या, एक दफ़ा कह दिया हो जाता है, इट डजंट मीन यू हैव अ CCD, बट इफ इट अगेन एंड अगेन हैपन टू यू, अगर आपके साथ बड़ी एज में 50+ 60+ एक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो यू हैव द प्रॉब्लम, मतलब यू हैव टू गो एंड मतलब फाइंड आउट द थेरेपिस्ट टू, मतलब आपको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, थिंक अबाउट इट, और इसको थोड़ा सा ना अपनी पजल्स गेम बहुत खेलें। मैं आपको इसके लिए ना आप ना ये मोबाइल जो स्क्रोलिंग के बजाय पजल्स नहीं होती, पजल्स आ गए हैं, उससे आपकी मेमोराइजेशन बहुत अच्छी होती है, ठीक है? इससे एम्बैरेसमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, जोक्स, आपको जोक्स समझ ही नहीं आते, लोग हंस रहे होते हैं वो, फिर आप कहते हैं आप हंस ही नहीं रहे हो, तो आप कहते हैं वो यूजलेस हंस रहे हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, रीजनिंग ही नहीं समझ आ रही है, आपका माइंड उसको रीजन जो उन्होंने बताया है उस चीज को वो उसने रिसीव ही नहीं किया, आपने इंफॉर्मेशन की प्रोसेस ही नहीं की, फ्लोइंग की, आपकी कन्वर्सेशन में फ्लोइंग ही नहीं है, तो आपकी सारी सोशल कम्युनिकेशन गैदरिंग आपकी, देखें आपने देखा बूढ़े लोग आइसोलेटेड हो जाते हैं, इसी वजह से होते हैं कि उनकी ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। CCD बूढ़े लोगों में, ओल्ड एज में, एडल्ट्स में वेरी कॉमन इश्यूज हैं, जिनका हम मजाक भी बनाते हैं अक्सर बूढ़े लोगों का। तो कई लोग उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन बेचारों का प्रॉब्लम नहीं होता, दे डिडंट इवन फाइंड थिंग्स इन अ बेटर वे, वो चीज़ों को नहीं समझ रहे होते, उनकी सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ख़राब होती हैं, वो चीज़ों को नॉन वर्बल क्यूज को ही नहीं पढ़, मतलब एक होता है वर्बल क्यूज जो हम वर्बली बता रहे होते हैं, एक नॉन वर्बल क्यूज गेस्चर्स के जरिए होते हैं, उसको भी वो नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे होते, इधर आ जाओ, हम कहते हैं इधर आओ, उठ के इधर आओ, हम कई दफा कह देते हैं ना, वो नहीं समझ पा रहे होते हैं आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज को, नहीं वो कहते हैं ना कि कैप्चर ग्रास्प कर पा रहे होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है CCD की, ठीक है? अब हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं। अब इम्प्रूव हम कम्युनिकेशन को, अब हमने जितना सारा कुछ पढ़ा है, अब हम उस चीज पर आ जाते हैं, जल्दी से वाइंड अप करते हैं, देन वी हैव क्वेश्चन आंसर सेशन, ताकि आपको थोड़ा सा मौका मिले, यू गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर सेशन, कि आप देखें आप चीज़ों को, अब हम कम्युनिकेशन को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, एक ओवरऑल व्यू लें कि हम बड़ी एज में एक प्रॉब्लम्स हो गई, हमें इंजरी हो गई, हमारी फोनिक्स के इश्यूज हो गए, हमारे इससे रिलेटेड हो गए, तो हाउ वी कोप अप विद दीज सिचुएशंस, ठीक है? हम चीज़ों को, एक तो स्पीच थेरेपिस्ट कराएं, OT के पास जाओ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज द बेस्ट थेरेपी फॉर दीज। मैं ये नहीं कहती कि OT से आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट, OT से आपकी मोटर स्किल्स इन्हांस होती हैं, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है एक बूढ़े बंदे को स्पीच इश्यूज हों, लेकिन उसके मोटर इश्यूज अफेक्ट होते हैं जब आपको, मैंने जिस तरह पार्किंसन बताई है, पार्किंसन में आपके हाथ पैर हिल रहे होते हैं, अगर वो थोड़ी स्टेबिलिटी हो तो आपकी स्पीच की प्रॉब्लम भी रिजॉर्ट आउट हो सकती है। मेडिसिन तो ले रहे होते हैं, आपके फंक्शन सब्सटीट्यूशंस जो स्ट्रैटेजीज हैं टू कंपनसेट, आपको थेरेप्यूटिक प्रिंसिपल्स अप्लाई करने चाहिए, जो वॉल्फ जो 2005 में ASHA यानी हैरिड्रन एंड वॉल्फ्रैन ने एक ओवरव्यू दिया कम्युनिकेशन को 2005 में, ठीक है? रेस्टोरेटिव, इसमें आपके इम्पेयर्ड जो रेस्टोरेटिव, ठीक है, इसमें रेस्टोरिंग इम्पेयर्ड फंक्शंस को आप किस तरह, आप अपने फंक्शंस को ठीक कर सकते हैं, आप उनको किस तरह सब्सटीट्यूशन, उनका क्या सब्सटीट्यूशन हो सकता है, क्या स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं, आप अपने डेफिशिएट पर, आप अपनी एक्सप्रेसिव और अपनी रिसेप्टिव लैंग्वेज पे, ओल्ड एज की बात करें, एडल्ट्स पे किस तरह काम कर सकते, अडेप्टेशन, उसको किस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अडेप्टिव स्किल्स आपको आनी चाहिए। जैसे हम, देखिए हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, हमें बात नहीं समझ आए तो हम उसका रुख मोड़ लेते हैं, हर तस्वीर का दो रुख होते हैं, एक रुख नहीं होता। देखिए जब आप
पेज होता है ना, पेज के दो रुख होते हैं, एक तरफ एम्प्टी होता है, एक तरफ लिखा हुआ भी होता है। तो बात यही होती है कि वी हैव, हम सिर्फ एम्प्टी साइड पे जाते हैं, हमें लिखी हुई साइड पे भी जाना चाहिए कि हर चीज का दूसरा रुख होता है। जरूरी नहीं है, हम कहते हैं जिस तरह हम बच्चे चेंज हो सकते हैं, बच्चों में इतनी पावर होती है, तो बूढ़ों में भी होता है अडेप्टिव स्किल्स, उनकी भी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं हम ओटी प्लस स्पीच थेरेपी के जरिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर देयर इन्वायरमेंटल चेंज, इन्वायरमेंटल एंड बिहेवियर चेंज, एडजस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं आपको बता दूं। एम क्या है, अब इससे अगर हम ये चीजें उन पे थेरेपेटिक स्किल्स अप्लाई करें, उनको अडेप्टिव स्किल्स सिखाएं, उनके साथ बैठें, सबसे पहले उनकी सोशल स्किल्स इंप्रूव करें, उनको गैदरिंग में बिठाएं, उनकी शेम जो उनको चीज फियर कर रही है कि मेरे साथ, देखिए ओल्ड एज में क्या होता है, मेरे साथ लोग नहीं बैठना चाह रहे क्योंकि मैं स्टैमर कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, मेरी रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज मेरा साथ नहीं दे रही। तो आप उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें, उनके साथ कम्युनिकेट करें, उनके उनकी उनके साथ बोलें, उनके साथ एक रेपो बिल्ड करें ताकि वो चीज़ों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें। इसका एम ये होगा कि जो पेशेंट होगा वो लैंग्वेज एबिलिटीज जो जितनी रह गई हैं रिमेनिंग उनमें, देखिए वो बूढ़े हो गए हैं, जाहिर ऑफ कोर्स सबने, हमने भी होना है, तो वो चीज नहीं रहती जो एक बड़ी यंग एज में होती है। तो वो चीज जो रिस्टोर्ड लैंग्वेज है एटलीस्ट वो तो उनको हम अडेप्टेशन अडेप्टिव स्किल्स सिखाएं, पॉसिबल वे में उनको कम्युनिकेशन लर्निंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने बात की है कि एबिलिटी एज मच एज पॉसिबल एंड लर्न अदर वेज ऑफ कम्युनिकेशन हम उन्हें सिखा सकते हैं कि किस तरह गेस्चर्स के जरिए, किस तरह नॉन वर्बल क्यूज के जरिए यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ। टू अप्रोचेज आती है, इम्पेयर्ड बेस अप्रोच एंड फंक्शनल ओरिएंटेड। इम्पेयर्ड बेस अप्रोच भी होती है, फंक्शनल ओरिएंटेड और कम्युनिकेशन अप्रोचेस भी होती हैं। अब इम्पेयर्ड बेस में जल्दी से बता देती हूँ, ये आपकी लैंग्वेज फंक्शंस, जितने आपकी लैंग्वेज के फंक्शंस है ना लैंग्वेज से रिलेटेड, एक्सप्रेसिव हो गया, रिसेप्टिव हो गया, उसमें जितने भी आपके फंक्शंस आते हैं लैंग्वेज से बोलने के स्टाइल्स और वो सारे वो इम्प्रूव करते हैं, उन एरियाज पे फोकस्ड करते हैं। प्रोसीजर्स आपके डायरेक्टली जो स्पेसिफिक, जो लिसनिंग आपकी सुनने की, आपकी बोलने की, रीडिंग और राइटिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये इम्पेयरमेंट बेस्ड आपके, आप कहें टास्क होते हैं, ये अप्रोचेस होती हैं जो हमें यूज कर, ये नेशनल अफेजिया एसोसिएशन NAA, नेशनल अफेजिया एसोसिएशन ने कहा है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, हमने इनके पे काम करना चाहिए। इनिशियल एक्टिव रिहेबिलिटेटिव स्टेज में, फिर हमें रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी इनको, मतलब ये एक तरीके से इन स्किल्स को अप्लाई किया जाए ताकि ये चीज़ वो आहिस्ता आहिस्ता जो उनकी रिमेनिंग जो स्किल्स हैं वो ठीक हो सके। फंक्शनली ओरिएंटेड यानी उन्हें हमने ओटी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के जरिए फंक्शनल हमने उन्हें बनाना है, उनके फोकस करना है कम्युनिकेशन। देखिए ओटी में हम सिर्फ ये नहीं करते कि हम बैठ के जी हम उन्हें जी झूला झुला रहे हैं, ये नहीं होता। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में टूल्स होते हैं, उनको हम लेके चलते हैं, उन पे हम काम करते हैं, उनके उनके हम सारे मीन्स एंड फोकस, कम्युनिकेशन स्किल्स भी जब हम आपस में बात करते हैं, रैपो बिल्ड करते हैं, उनको बाहर लेके जाते हैं नेचुरली, उनके एक एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन बिल्डिंग होती है, तो उसमें वो हम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। इंटरेक्शंस सबसे रियल लाइफ जो कम्युनिकेशन चैलेंज है। फिर लॉन्ग टर्म क्रॉनिक कंडीशंस, यानी कि मोर ओफन फॉर, ये फंक्शनली ओरिएंटेड अप्रोच होती है जो क्रॉनिक कंडीशंस, यानी कि जो जो बहुत ही कैंसर या जो बहुत ही जिस तरह पार्किंसन या जिनको जर्क्स लगते हैं, मैंने आपको कहा था मिर्गी के दौरे, इस तरह की जो ट्रेमर्स में होते हैं, वो उनके हाथ पैर हर वक्त हिलते हैं, ये इस तरह की बीमारी हो जाती है, तो वो उसमें फंक्शनली ओरिएंटेड अप्रोच यूज़ की जाती है। अब इम्प्रूविंग जो है हमारी कम्युनिकेशन, ये मेरे ख्याल है हमने, ठहरे,
अच्छा ये थोड़ा सही रह गया, इसको हम जल्दी से वाइंड अप कर लेते हैं। ये इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इन डिसआर्थरिया, ये हमारी ना, अगर हम इम्प्रूविंग, अगर हम डिस्फेसिया और डिसआर्थरिया की बात करें तो एग्जांपल्स में आपकी थेरेपी, जो बेस थेरेपी जो आ जाती है वो ट्रीटमेंट। अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। ट्रीटमेंट में हमें जो स्ट्रैटेजीज हैं, पेरेंट्स को फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट नेम हमें याद कराने चाहिए। हमें ऑब्जेक्ट, हमें सामने ऑब्जेक्ट्स रखें, बड़ों को भी उनके नाम हम याद कराएं। एक होती है CILT, कॉन्स्ट्रेंट इंड्यूस लैंग्वेज ट्रीटमेंट, ठीक है। ये इसमें भी अप्लाई ट्रीटमेंट ऑफ वर्ड फाइंडिंग में कॉन्स्ट्रेंट इंड्यूस्ड लैंग्वेज ट्रीटमेंट, ये नाम दिया गया है। इसमें हम लोग पेशेंट को ऑब्जेक्ट्स के नेमिंग भी याद कराते हैं कि किस तरह आप अपनी लैंग्वेज को सही कर सकते हैं, इसका ये नाम दिया गया है। फोकस, फोर्सिंग द पेशेंट, हम फोर्स कराते हैं कि वो बोले। एंड डिस्करेज, हम उन्हें डिस्करेज करते हैं। कॉम्पेंसेंट्री यानी कि कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, फॉर एग्जांपल राइटिंग, गेस्चरिंग, इसमें बोलने की तरफ हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आते हैं बनिस्बत लिखने के, ताकि वो इम्पेयरमेंट बेस्ड थेरेपी इसको कहते हैं। फिर उसके बाद मेलोडिक इन, जो इंटोनेशन थेरेपी MIT, यानी कि मेलोडी, आप इतने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये तो आपको पता है म्यूजिक थेरेपी वैसे भी बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ भी आजकल बहुत कॉमन है। MIT जो जो म्यूजिक थेरेपी है, मेलोडिक इंटोनेशन जो थेरेपी है, इसमें आपकी म्यूजिकल एलिमेंट्स शामिल होते हैं। स्ट्रेस, जो आपकी स्ट्रेस रिलीवर्स होते हैं, पता है आपकी स्ट्रेस अगर ख़त्म हो जाए ना तो आपको बहुत चीज़ें, आपकी स्पीच भी सही हो सकती है। कई सी स्ट्रेस की वजह से, इतना ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस की वजह से कई लोग बोल नहीं पाते। एग्जॉट, जो कहते हैं ना नॉन एग्जॉस्टिव, जो ये आपको इम्पेयर बेस्ड थेरेपीज आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद ये अंडर रिसर्च है, ठीक है। ये नॉर्टन ने, नॉर्टन एल, जो नॉर्टन एट ऑल ने 2009 में 2009 में दिया था अंडर रिसर्च। फिर नॉन इन्वेसिव ब्रेन स्टिमुलेशन ट्रांस कॉर्टिकल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, ये बहुत लंबा TMS, ठीक है। ये इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट स्टिमुलेटेड, हम डायरेक्ट को स्टिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से स्पेसिफिक एरिया आपका ब्रेन जो है वो काम करता है। कोई कोई एक स्टिमुलस हम प्रोवाइड करते हैं उस बंदे को, कोई एक खास, इन ऑर्डर टू इन्हांस द एफेजिया ट्रीटमेंट। एफेजिया आपको बताया था इंजरी, तो खास कोई स्टिमुलस, खास कोई इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। वॉटमैन, जट और एडवर्ड ने ये चीज़ की थी, तो उससे उससे उन्हें इस थेरेपी से फ़ायदा होता है। एग्जाम्पल फंक्शनली ओरिएंटेड के, इसमें सपोर्टिव कन्वर्सेशन, यानी कि कन्वर्सेशन में ग्रुपिंग कन्वर्सेशन होती है। ये सिम्स, जो ये सिमोन्स और मैकी ने 1998 में की थी। पेशेंट और केयर गिवर्स इसमें बहुत ज़्यादा, जो दूसरे लोग होते हैं ना, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड लोग होते हैं, वो कन्वर्सेशन करते हैं। केयर गिवर्स बहुत ज़्यादा, जो पेशेंट से रिलेटेड लोग होते हैं, आप समझें कि जो उनके उनके गैदरिंग में उनके लोग जो होते हैं, फैमिली, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है, फैसिलिटेट करती है उन्हें बोलने में, उनको इन्हांस करती है उनका कॉन्फिडेंस, कि अगर वो गलत भी बोल रहे हैं तो किसी के सामने शेमफुल बिहेवियर शो, उनका जो शेमफुल बिहेवियर है, मतलब वो कहते हैं हमें शर्म आ रही है, या हमारी सोशल गैदरिंग नहीं सही, तो उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा फंक्शनली ओरिएंटेड जो अप्रोच यूज़ करते हैं। ट्रीटमेंट करते हैं, फोकस करते हैं, एनहांस करते हैं एबिलिटी टू परफॉर्म कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़। ये सारी OT की स्किल्स भी हैं इसमें, और स्पीच से भी LPAA यानी लाइफ पार्टिसिपेशन अप्रोच टू अफेजिया। अफेजिया की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। फिर प्राइमरी पर्पस ऑफ थेरेपी ये है जॉइंट एक्शन एमिंग एट कम्युनिटी का, मतलब ये आप समझे कि ये आपकी जो जितनी भी कम्युनिटी से रिलेटेड, जो आपकी कम्युनिटी में आपकी जो स्किल होती है ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी गैदरिंग से, आपकी पीयर ग्रुप से, आपकी केयर गिवर से, आपकी फैमिली की हेल्प से ये अप्रोच सक्सेसफुल होती है, फंक्शनली ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है। ताकि आपका नर्सिंग स्टाफ भी, आप क्लिनिशियंस भी होते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर में ये सारी चीज़ें आकर हो रही होती हैं, ताकि आप, इसका प्राइमरी गोल ही ये एडवोकेशन ऑफ जॉइंट एक्शन एमिंग एट कम्युनिटी री इंटीग्रेशन, ठीक है, दोबारा से बिल्टअप कम्युनिटी के स्टैब्लिशमेंट के लिए, ताकि हम एक कम्युनिटी
बिल्ट अप कर सकें, और ऐसे लोगों को जो जो ओल्ड एज में इन प्रॉब्लम का शिकार है उनको हेल्प आउट कर सकें। अब कम्युनिकेशन इन डिसआर्थरिया क्या कर सकते हैं, इसमें भी वही चीजें आ जाती हैं। आपको स्पीच मोटर सिस्टम, आपकी जो मोटर सिस्टम या आर्टिकुलेशन, वही तो आपकी जॉज और वो सारी चीजें रिलेटेड है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए एक्सपायरेटरी, इनहेल एक्सहेल करना आपकी मसल की स्ट्रेंथ को, ठीक है, ब्रीदिंग को, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते हैं। टंग्स और लिप्स सारी आर्टिकुलेशन से रिलेटेड है आपकी, क्लियर क्लियर आर्टिकुलेशन, वही वाली बात बता रही हूँ। फिर उसके बाद अडेप्टेशन बेस्ड, अडेप्टेशन आपको डिफरेंट, अगर एक चीज नहीं आपकी चीज से ही काम करी तो उसकी डिफरेंट रुख उसका यूज करेंगे। ऑल्ट्रेशन, कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट, रिड्यूसिंग बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस, ऑल्टरिंग द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग इन्वायरमेंट ज्यादा करेंगे, ठीक है हम, ताकि बैकग्राउंड जो यानी कि हम पीछे जो बैकग्राउंड की आवाजें उन्हें थोड़ा सा हल्का कर, आपस में कम्युनिकेशन, इसका ये मतलब है कि कम्युनिकेटिव स्किल्स अगर आप डिसार्थरिया में, ये चीज बहुत इनहांस करती है, इनकरेज करती है। गेस्चर्स, गेस्चर स्लरिंग, जो स्लरिंग स्लरिंग अनक्लियर, जो अनक्लियर स्पीच होती है उसको क्लैरिफाई करने के लिए। आर्ग्यूमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव, ए सी आपको पता ही, तो बहुत इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी में थेरेपी ए सी है। आर्ग्यूमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, ये यूज करते हैं हम टूल कम्युनिकेशन बिल्टअप के लिए। जो मतलब ये जो सेलेक्टिव म्यूटेशन के साथ भी नहीं आते, या इसके अलावा भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं एंजाइटी और स्ट्रेस की, उसमें भी ए सी बहुत ज्यादा यूज होता है। एडजस्ट स्पीच रेट, स्पीच की जो रेट है उसको एडजस्ट करते हैं। फिर हम वर्बल एप्रेक्सिया में इम्प्रूव कैसे करते हैं, हम टाइमिंग्स को, हम देखें वर्बल है ना बोलने के, हम टाइमिंग्स को देखेंगे, हम उसके साथ टाइमिंग्स एक सेट कर लेंगे अपने, इतने टाइम पे साउंड्स के, आजकल तो टूल्स मिलते हैं कि आपने इतने टाइम पे ये बोलना है, इतने टाइम पे इस तरह बोलना है, वो कि आपने इस वक्त में बोलने स्टॉप कर जाना है। तो वो एक मतलब जो बहुत फास्ट स्पीड होता है, या जिनकी बहुत स्लो पेस होती है, उसकी टंग की मूवमेंट के लिए वर्ड सही तरीके से अदा करें, उस सब के लिए टूल्स यूज करेंगे। आपके एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग और ब्लोइंग, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज आजकल आ गई हैं। तो पेशेंट को आस्क करेंगे, इमिटेट करेंगे, डिफरेंट स्पीच साउंड्स हम बताएंगे मुख्तलिफ तरीके से, जॉस की मूवमेंट में। केयर गिवर्स जो होते हैं क्यू देते हैं पेशेंट को, टारगेट साउंड करेक्टली, ए आ वी भा, मतलब जो साउंड्स आपके लिप के ऊपर से अदा हो रहे हैं, टंग से अदा हो रहे हैं, नोज से हो रहे हैं, नोज जो जो नाक से निकल रहा है। फिर रेट और रिदम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो साउंड है क्या, सारा स्पीच, व्हाट इज रेट एंड रिदम, ये जो हम बोल रहे हैं आहिस्ता, जैसे हम शेर बोलते हैं, अगर शेर मैं ऐसे ही सुना दूं, आप कहीं यार ये को शायर है, वो रिदम इम्पॉर्टेंट होता है। आपकी रेट, जिस तरह हमारा दिल धड़क रहा है ना, तो हमारे दिल की धड़कन जो होती है बहुत स्लो। आपने कभी दिल की धड़कन की ईसीजी देखा हो, किस तरह अल्लाह मियाँ ने एक यूं ऊपर नीचे लाइंस आ रही होती हैं, तो वो देखिए कितना आर्ट से ये चीजें चल रही हैं। तो हमें भी इसी आर्ट को रखते हुए प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट करें कि एक सिलेबल ख छ ब सी एच बी बी ए ब थिएटर, वो चीज को हम मोड़, सिलेबल को कैसे जोड़ना है, एक वर्ड्स को हमने ब ऑल बॉल, ख ऑल खॉल, ठ ऑल ठॉल, वो चीज क्लियरर टोन के साथ हमने बताना है। अब कम्युनिकेशन एसीडी की ट्रीटमेंट में सीसीडी आपको पता है, ट्रीट अकॉर्डिंगली, ये तो जो नेचर डेफिशिएंट लीडिंग, ये इसमें टॉम्किंस ने 2012 में ये आइडेंटिफाई किया था, और इसमें कहा था कि कॉग्निटिव फंक्शंस पे काम किया जाए, मेमोरी पे, रीजनिंग पे काम किया जाए, उनके पजल्स, उनके लिए मैंने आपको पहले भी कहा, अब उनको अवेयरनेस दी जाए। ट्रीटमेंट टारगेटेड, उनकी जो जो डेफिशिएंट पेशेंट्स होते हैं, उनकी जो डिफरेंट एरिया जहाँ पे वो लैक कर रहे हैं वहाँ पे काम किया जाए। और उसके बाद उन्हें कॉम्प्लेक्स कमांड दी जाए, टेक अ बर्न फ्रॉम द बैक, कट इट इनटू टू, मतलब उनको कमांड दे रहे हैं, कमांडिंग, देखें, टेक अ बर्न फ्रॉम द बैक, वो निकालेंगे, कट इट इनटू टू, उसको दो हिस्सों में काटे, पुट देम इन अ फ्रिज, उन्हें फ्रिज में रखें। मतलब ये आप कहें कि पेशेंट को कुड नॉट, ये हम रीजनिंग और कॉम्प्लेक्स कमांड के लिए जो उनको समझ नहीं आता, उनको हम चंक्स में पहले हम सिखाएंगे, फिर हम एक पहले हम वर्ड्स में बताएंगे, फिर हम उसको एक सेंटेंस में, फिर फ्रेजेस में हम जैसे कॉमा नहीं होते, यहाँ आओ,
फिर वहां बैठो, फिर यहाँ जाओ, यहाँ से चीज निकालो, अब उठो बैठो अलमारी से। इस तरह हमने मेमोरी उनकी बिल्ड। तुमने वो चीज कहाँ रखी है? 6 चीजें सामने रख दें, उसके बाद वो उठा लें कि ये कितनी चीजें थी, आप इनके नाम बताएं। वो मेमोरी बिल्टअप ऐसे ही होती है। तो ये ओवरकमिंग करती है फंक्शनली ओरिएंटेड अप्रोच इन द डेफिशिएंट एरिया। तो ये हमारा था आज का टॉपिक, जो हमने एज से रिलेटेड जितने हमने एजिंग से रिलेटेड सारे टॉपिक थे उस पे बात की। तो ये हमारा एक बहुत ही लंबा टॉपिक और भी बनता है, लेकिन अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन प्लीज आस्क मी, क्योंकि ये एक बहुत ही एक तवील टॉपिक है, जो इससे भी ज्यादा एक्सटेंड, इसके भी सब टाइप्स हैं। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपके साथ कोई बूढ़ा बंदा बैठा है, उसको किस तरह आपने उसके मुताबिक उसको लेके चलना है, उनको प्रॉब्लम्स को मुताबिक। अगर नहीं वो चीज सही हो रही तो उसको यू कंसल्ट योर थेरेपिस्ट। तो प्लीज आस्क द क्वेश्चंस। अब किसी का कोई क्वेश्चन है? आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा एजिंग के बारे में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे आजकल के जो जो इस ईरा में बूढ़े लोग हैं, जो हम नहीं समझ पाते हमें इस प्रॉब्लम्स को। एक क्वेश्चन है, ये क्या है? अच्छा, ओके। आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझे, मतलब ये समझ आ गई होगी कि एक चीज के बारे में हम कितने, ये जो हमारे बूढ़े लोग हैं कितने प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, और हम उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? हम उन्हें, उनको मजाक बनाना, उनके साथ ना बैठना, उनके साथ सबसे ज्यादा सोशली अगर आप कम्युनिकेट करेंगे ना, जैसे रीजनिंग मैंने आपको लास्ट वाली जो बताया ना, सीसीडी, ये सबसे ज्यादा होता है। आप बेशक अपने घर में देखें, सबसे ज्यादा सीसीडी होता है। बाकी चीजें तो होती हैं, हाँ, वो एक वक्त के साथ साथ हाथ कांप रहे हैं, वो एक जार है कि एक 80 और 90 ईयर्स का बंदा है, 70, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें, लेकिन फिर भी हमसे हेल्दी हैं वो लोग। लेकिन अगर वो चीज को नहीं समझ पा रहे तो यू हैव टू डेवलप सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज फॉर देम। ठीक है? इट्स यू। आपने अपने बड़ों, क्योंकि आपने भी कभी बूढ़ा होना है ठीक है? तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक? ओके, तो आप लोगों को समझ आ गया है सबको? प्लीज यस या नो में बता दें, थम्स अप कर दें, यस लिख दें you understand the topic, today's topic of adult and speech and neurological, जो हमारे जो प्रॉब्लम्स थे वो। ओके ओके सितारा, ओके, थैंक यू बेटा। तो मेरा मकसद ये था कि आप लोग बूढ़ों को समझें, ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग करें। ओके, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू, यू आर सो मच, कहते ना, यू वेलकम ऑलवेज। मैं और भी टॉपिक लाऊंगी, ठीक है, इससे रिलेटेड। हमने भी बूढ़े होना है कभी। एक बात हमें, जी जी बेटा, जी जी, अच्छा, हमने भी कभी बूढ़े होना है और हमने भी इस स्टेजेस पर आना है। तो आपको जरूर जरूर ये चीज समझनी चाहिए कि आपको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी एज होती है जिसमें जो बच्चे होते हैं ना, कहते हैं ना कि जो बूढ़े होते हैं ना वो बच्चे हो जाते हैं। तो बच्चों की हम बच्चों को क्यों एंजॉय करते हैं? हम बच्चों की हर एक एक स्टेज को इसलिए एंजॉय करते हैं क्योंकि वो अप ग्रो अप हो रहे होते हैं, और जो बूढ़े होते हैं वो पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। तो हमने उनको भी साथ लेके चलना। जी बेटा, जी जी, यू हैव एनी क्वेश्चन बेटा? ओके ओके देन, मैम, जी जी बेटा, थैंक यू सो मच, और मैं बिल्कुल टॉपिक लेकर आऊंगी। मैम, आर यू देयर? मैम, मैं मैम गुम गई। मैम, आर यू देयर? मैं ख्याल है उनका माइक अनम्यूट है। जी 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 बेटा, शहर बानो, जी बोलिए। शहर बानो, हैव यू एनी क्वेश्चन? ओके,
ओके, थैंक यू सो मच बेटा। मैं ख्याल है मैम गई है, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर हम इसी बहुत ही एक अच्छे टॉपिक के साथ वी हैव देयर फॉर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। और मुझे को टॉपिक्स और सजेस्ट कीजिएगा स्पीच से रिलेटेड, मैं और डिटेल में लेकर आऊंगी, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात हो। ठीक है जी बेटा, ओके जी, देन अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।